हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत है आप सभी का। तो आज का हमारा टॉपिक है कारक। कारक क्या होते हैं उनको समझेंगे और साथ ही साथ इनके भेदों के साथ वाक्य में किस तरह से प्रयुक्त होते हैं उसको देखेंगे। तो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले हमने काल को समझा था। तो एक वाक्य दिया जाएगा आपको जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें काल कौन सा होता है। तो आज के जो भी उदाहरण होंगे हम उनमें काल की भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे हमको काल जो है वो रिवाइज भी हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा कि वाक्य में कैसे हमको एक ही साथ आपको कारक भी पहचानना है और काल भी पहचानना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक। देखो कारक होता क्या है। कारक की परिभाषा देखने से पहले इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लो कि होता क्या है। जो भी संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, संज्ञा कौन सा, जिसको भी हम नाम दे सकते हैं, उन संज्ञा या सर्वनाम को, अब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सारे शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, संज्ञा जैसे कि किसी का नाम बोल दो, और सर्वनाम यानी कि मैं, वह, यानी उसी के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों के साथ आप किसी वाक्य में या तो क्रिया या वाक्य के कोई और शब्द, अब वाक्य में कई बार होता है कि बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे मैंने एक क्या है, सर्वनाम है। फिर उसके बाद खाना, ये क्या है, एक, ये भी आपका एक संज्ञा है। उसके बाद हम बोल रहे हैं खाया, खाया क्या है, एक क्रिया है। तो यहाँ पे एक वाक्य में आपको संज्ञा बार बार भी मिल सकता है, क्रिया आपको एक बार मिल सकती है, क्रिया के अनेक रूप जो हमने देखे थे वो मिल सकते हैं। लेकिन जो भी आपका संज्ञा या सर्वनाम होगा उसका वाक्य की क्रिया के साथ, वाक्य के और जो शब्द हैं, चाहे वो फिर से संज्ञा या सर्वनाम या कुछ भी रिपीट हो रहा हो, उनके साथ रिलेशन बताती है, उनका प्रभाव बताती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो सबसे पहले कारक की परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कारक की परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम के जिन रूपों से उसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से, अब हो सकता है यहाँ पे क्रिया है या वाक्य के बाकी के शब्द हैं, तो उनके साथ क्या करती है, संबंध प्रकट करती है। जैसे हम लिखते हैं, एक उदाहरण लिखा, जैसे राहुल ने खाना खाया। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या हो गई, ये तो क्रिया हो गई। खाना, ये भी एक आपकी क्या है, संज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं। और राहुल ने, तो राहुल ने, अब इस राहुल और इस खाने के बीच में अगर ऐसे हम बोलते हैं राहुल खाना खाया, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब हमने इन दोनों के साथ रिलेशन बताने के लिए हमने किसको यूज किया, ने को, कि राहुल ने खाना खाया है, तो यहाँ पर ने आया है, तो ये क्या कर रहा है, एक विभक्ति का काम कर रहा है। तो कारक क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, जिनको आप परसर्ग भी बोलते हो। तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं, किसी दो के बीच में रिलेशन बिठा रहे हैं। अब यहाँ पे ये दो संज्ञा है, ठीक है, आपको एक संज्ञा क्रिया मिल सकता है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम मिल सकता है, तो कोई भी चीज मिल सकती है, बस उन दो के बीच में आपको क्या दिखा रहे होंगे, रिलेशन दिखाते होंगे। तो ये होता है कारक का काम। आगे देखते हैं कारक के उदाहरण कौन कौन से हैं। सबसे पहला उदाहरण है राधा ने खाना खाया। सेम अभी यहाँ पे हमने राहुल ने खाना खाया, राधा ने खाना खाया। ये ने क्या है, ये इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट, राधा पेड़ पर चढ़ी, पेड़ पर चढ़ी, तो यहाँ पर किस पर चढ़ी भाई, राधा पेड़ पर चढ़ी। तो यहाँ राधा और पेड़ के बीच में बता रहे कि भी वो कहाँ चढ़ी है, पेड़ पर चढ़ी है। तो पर एक क्या है, विभक्ति चिन्ह है, या जिसको हम एक कारक के रूप में देखते हैं। राधा बच्चों के लिए खाना बनाती है। किसके लिए खाना बनाती है, बच्चों के लिए। तो यहाँ पे राधा बच्चों के लिए खाना बनाती है, इसमें हम राधा और बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि राधा बनाती क्या है, खाना, किसके लिए, बच्चों के लिए। अब यहाँ से आपको आगे जब आप देखो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कर्म फाइंड करते थे, हम ऑब्जेक्ट फाइंड करते थे क्या या किसे से, वो चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि कब एक वाक्य में कर्म होगा, कब एक वाक्य में वो कर्म ना होके कुछ और होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर कारक के भेद बना दिए, और कारक के भेद कितने हैं, 8 है। कौन कौन से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 1 बाय 1 इनको देखते जाते हैं और इनका अर्थ समझते हैं। उससे पहले आपको ये टेबल देखनी होगी, ये तालिका देखनी होगी, जिससे आपको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। काफ़ी बच्चों को ये याद भी होगा, काफ़ी को नहीं भी होगा, किसी को कच्चा पक्का होगा। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कर्ता ने, आपको ऐसे ही याद रखना है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा
से या फिर के द्वारा बोल सकते हो, संप्रदान के लिए या फिर को भी आ सकता है इसमें, अपादान से, संबंध का के की या फिर रा रे री भी हो सकता है, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे ओ। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो एक आपको विभक्ति चिन्ह को यहाँ पर मिल रहा है, एक विभक्ति चिन्ह आपको को यहाँ मिल रहा है, एक आपको यहाँ भी मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे ही से आपको यहाँ भी मिल रहा है, से आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो वाक्य में कैसे पहचानोगे कि ये से किस वाले कारक के लिए पूछा गया है? जब आपको वाक्य मिलेगा कि ललिता मेज से गिर गई, ठीक है, ललिता मेज से गिर गई, तो अब यहाँ पे आप कैसे पता करोगे? तो से तो आपको दिख रहा है। अब वहां पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत वाक्य में बताइए कारक कौन सा प्रयुक्त हुआ है, से देखते ही हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि से तो हमने करण में भी देखा था, से हमने अपादान में भी देखा था, तो दोनों में से सही कौन सा है उसी को ही हम समझेंगे। कब क्या करना है उसको देखेंगे, और साथ ही पहचान के लिए कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे हम बोलते हैं कर्ता, तो कर्ता के लिए क्या लेते हैं हम? ने लेते हैं। आपको क्या करना है? आपको क्वेश्चन करना है। हम सब्जेक्ट फाइंड करते थे ना कि कैसे फाइंड करना है, जब हम कौन या फिर किसने, भाई खाना किसने बनाया? उसने बनाया, राहुल ने बनाया, किसी ने भी बनाया। खाना किसने खाया? भाई जिसने भी खाया उसका नाम आ गया। इस तरह से ऐसे कर्म, कर्म के लिए हम क्या या किसको के लिए बात करते थे कि भाई ये किसको है, मम्मी ने क्या बनाया? खाना बनाया, तो ये खाना क्या है? हमारा एक कर्म है। तो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आगे हेल्प करेंगे कि अच्छा करण के लिए आपको कैसे क्वेश्चन करना है, किससे या फिर किसके द्वारा, भाई काम किसके द्वारा किया गया, किसके लिए किया गया। करण के लिए कैसे करोगे कि जैसे करण यानी किससे, मतलब किस कारण से किया गया है, ये कारण कौन सा कारण है, यानी जो काम कर रहे हो वो किसके द्वारा कर रहे हो, उसके लिए कौन सी चीज आप यूज कर रहे हो, तो उसके लिए हम करण को यूज करते हैं। किसके द्वारा, भाई किस पत्र किसके द्वारा लिखा गया? रमेश के द्वारा लिखा गया, तो यहाँ पे रमेश जो है वो क्या बन जाएगा? हमारा करण कारक बन जाएगा कि उसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं वो आ जाता है। नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान किसके लिए या किसको, भाई किसके लिए कर रहे हो या फिर किसको कर रहे हो, उसके बारे में बात करते हैं। अपादान में क्या होता है? कोई चीज कहीं से क्या हो रही होती है? अलग हो रही होती है। जब कोई चीज किसी से अलग हो रही होती है तब हम एक अपादान का यूज करते हैं। संबंध, जब हम रिलेशन बताते हैं कि मम्मी का बेटा, पापा का बेटा, पापा की पैंट, तो ये क्या है? पैंट किसकी है भाई? पापा की है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। तो संबंध के लिए का, के की या फिर रा रे री होता है कि किसका, किसके, किसकी, ये सारी चीजें हम क्वेश्चन जब करेंगे तब इस तरह से दिखेगा। अधिकरण में पर यानी किस में, किस पर, कहाँ पर, भाई कौन सी चीज किस, अधिकरण यानी किस, जो क्रिया का आधार है, यानी क्रिया किस पर्पस से की गई, उसका बेस क्या है, उसके लिए हम अधिकरण को यूज करते हैं। और संबोधन के लिए कोई भी हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन नहीं होता है कि जिससे हम संबोधन करें, क्योंकि हम सिर्फ उसमें संबोधित करते हैं, वहां पे हम इस तरह से क्वेश्चन करके किसी का आंसर नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक होता क्या है, परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, जो काम कर रहा है ना उसका बोध होता है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। बिल्कुल, जो भी काम कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे तब हम ये यूज करते हैं। या इसके लिए कौन सी विभक्ति यूज करते हैं हम? अब इस तरह से आपको टेबल याद रहनी चाहिए। कर्ता ने, तो हमें ये दिखना चाहिए ने विभक्ति यूज होती है, लेकिन कभी कभी ने विभक्ति नहीं भी यूज होती है। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खाया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने में मैं और ने उसके साथ ही ऐड है, तो आपको दिख के लगेगा कि इसमें तो मैंने खाना खाया, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है ने, तो लेकिन वो मैं के साथ ही ने अटैच हो गया है और मैंने खाना खाया इस तरह से दिख रहा है। कई बार आपको ये ने विभक्ति जो है नहीं भी दिखेगी, लेकिन आपको खुद से क्वेश्चन करके देखना होगा। वो मैं बताऊंगी किस तरह से क्वेश्चन करोगे। जब आप क्वेश्चन करके देखोगे, अगर आपका आंसर आपको मिल रहा है तो समझ जाना वहां पे कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। अच्छा भाई, एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल मिल सकते हैं। आपको रेखांकित किया हुआ पद मिल सकता है, बोला जा सकता है कि बताओ इसमें कौन सा कारक है, तब आप वहां पे फाइंड करके बता दोगे भी इसमें ये वाला कारक है। तो उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण नंबर 1, पिताजी ने दुकान से पुस्तकें खरीदी। पिताजी ने, अब यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ ही है कि पिताजी ने दुकान से पुस्तकें खरीदी। अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप कैसे करोगे? पुस्तकें किसने खरीदी,
पुस्तकें किसने खरीदी? पुस्तकें पिताजी ने खरीदी। इस तरह से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लड़का गेंद खेल रहा है। गेंद कौन खेल रहा है? गेंद लड़का खेल रहा है। गेंद कौन खेल रहा है? गेंद लड़का खेल रहा है। तो आपने क्या किया, जो भी आपको दे रखा था भाई क्या खेल रहा था, भाई गेंद खेल रहा था, उस गेंद के साथ आपने खेलना ये लगा के क्वेश्चन किया, किससे? कौन से या फिर किसने से। अगर कौन या किसने से अगर आप क्वेश्चन करते हो, अगर आपको आंसर मिल जाता है तो भाई ये किसके बारे में है? लड़का, यानी कि कर्ता कारक है। अब ये वाक्य मिल जाए, आपको विभक्ति तो दिखेगी नहीं, आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा है? तब आपको क्या करना है, तब आपको क्रिया के साथ करना है कि भाई गेंद को खेल रहा है, भाई कौन खेल रहा है? लड़का खेल रहा है। तो यहाँ से कौन सा कारक हो गया? ये कर्ता कारक हो गया। तो कर्ता कारक की पहचान, एक तो आपको ने दिख जाएगा, कई बार आपको ने नहीं भी दिखे तो आप क्या करेंगे, अपने कर्म के साथ, अपनी क्रिया के साथ कौन या फिर किसने से क्वेश्चन करोगे। किस किस से? कौन से या फिर किसने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कर्ता के बाद कर्म। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को यानी यहां पे विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? को। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आपको क्रिया का मतलब क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है, यानी कर्म की बात हो रही है, तब हमको जब क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन हमको पता है कर्म फाइंड करने के लिए हम कैसे क्वेश्चन करते थे, हमारा कर्ता उठाते हैं और उसके साथ हम क्रिया लगा के क्वेश्चन करते हैं, किससे? क्या या फिर किसे। इस तरह से हम प्रश्न करेंगे और अगर प्रश्न करने पर हमको हमारा उत्तर मिल रहा है तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कैसे? उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण दे रखा है, रिंकू ने पिंकू को पढ़ाया। रिंकू ने पिंकू को पढ़ाया। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कारक कितने हैं, अगर आपको इस तरह से रेखांकित किया हुआ मिल जाए तब आप कैसे पता करोगे इसमें कौन सा कारक है? आपको दिख जाएगा कि अच्छा रिंकू ने पिंकू को पढ़ाया। पिंकू को किसने पढ़ाया? पिंकू को रिंकू ने पढ़ाया। तो आपको रिंकू अपना आंसर मिल रहा है। यहाँ पर अगर आपको रेखांकित पद मिलता है तब आप क्या बोलोगे? इसमें कर्ता कारक है। बट अगर यहाँ मिलता है तब क्या पता चलेगा? तब आपको देखना होगा कि रिंकू ने पढ़ाया किसको? किसको पढ़ाया भाई? पिंकू को पढ़ाया। तो पिंकू यहाँ से कौन हो जाएगा? हमारा कर्म कारक। नेक्स्ट देखते हैं, संगीता खाना पका रही है। संगीता खाना पका रही है। संगीता क्या पका रही है? संगीता खाना पका रही है। संगीता क्या पका रही है? संगीता खाना पका रही है। तो इस तरह से आपने संगीता और पका रही इन दोनों के साथ क्वेश्चन किया। क्या से? संगीता क्या पका रही है? संगीता खाना पका रही है। और खाना हमारे लिए यहाँ पे क्या आ गया? ये हो गया हमारा कर्म कारक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है करण कारक। करण मीन्स जो भी आप काम कर रहे हो वो किसके द्वारा कर रहे हो, उस काम को करने का जरिया क्या है, उसके लिए हम यूज करते हैं करण कारक। जैसे जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है उस संज्ञा को हम क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। जिस साधन से, आप जो साधन यूज कर रहे हो, जैसे आप बोल रहे हो मम्मी चाकू से सब्जी काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे चाकू से सब्जी यानी सब्जी किससे काटी जा रही है? चाकू से काटी जा रही है। तो यहाँ पे साधन क्या है? हमारा चाकू है। तो जिस साधन से आप कोई काम कर रहे हो वो हमारा करण कारक कहलाता है। अब आपको विभक्ति चिन्ह कैसे याद रखना है? कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा या से द्वारा भी हो सकता है। इस तरह से आपको विभक्ति चिन्ह उसी टाइम पे अपने माइंड में रखनी है कि अच्छा इसमें ये वाला विभक्ति चिन्ह। तो आपको जो पहली लिस्ट है वो तो अच्छे से याद रखनी है कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, ये याद रहेगा तो आप इजीली अपने वाक्य में आराम से कारक पहचान लोगे। इसके उदाहरण देखते हैं कि कैसे पहचानोगे कि अच्छा कोई साधन है, किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले दे रखा है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। अब एक वाक्य में आपको बहुत सारे कारक मिल जाएंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं राम ने, तो अगर राम ने आ जाता है तो आप कैसे लगाओगे? भाई राम ने यहाँ कर्ता कारक है। रावण को, राम ने मारा किसे? रावण को, तो रावण को यहाँ पे कर्म हो जाएगा।
राम ने रावण को किससे मारा भाई? बाण से मारा। तो यहां पर साधन क्या है? मारने का, बाण। क्रिया जो की जा रही है वो किससे कर रहे हैं? किसके द्वारा कर रहे हैं? बाण के द्वारा कर रहे हैं। तो आपका जो काम है वो किसके द्वारा हो रहा है, वहां पर जो आपको शब्द प्रयुक्त हो रहा होगा वो उसके लिए जो आप यूज कर रहे होंगे वो होगा आपका करण कारक। तो ये बाण से, अगर आप यहाँ पे आता है बाण से में अगर रेखांकित किया हुआ आता है तो आप फाइंड कैसे करोगे कि भाई राम ने रावण को मारा, किससे मारा? बाण से मारा। तो ये हो गया बाण से हमारे लिए करण कारक। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। किससे खेल रहे हैं? खिलौने से खेल रहे हैं। क्रिया किसका साधन क्या है? खिलौना है। कि जो भी वो खेल रहे हैं वो किस चीज से खेल रहे हैं, उसके खेलने की जो क्रिया हो रही है उसके लिए साधन कौन सा यूज कर रहे हैं वो कहलाता है हमारा करण कारक। तो यहाँ पे बन जाएगा ये से जो है ये किस क्या है, ये बच्चे और खिलौने, इन दोनों में ये बता रहे हैं कि बच्चे जो है वो खिलौने से खेल रहे हैं, यानी कि खिलौने और क्रिया के बीच का संबंध बताया जा रहा है कि खिलौने जो खेले जा रहे हैं वो मतलब जो काम किया जा रहा है, क्रिया जो की जा रही है उसके लिए जो साधन यूज हो रहा है वो है खिलौने। ठीक है। नेक्स्ट आता है करण कारक के बाद संप्रदान कारक। संप्रदान क्या होता है? पहले आप विभक्ति से सोच लो। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या फिर के द्वारा संप्रदान के लिए, इसके लिए विभक्ति चिन्ह क्या आएगा? के लिए। परिभाषा देखते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। आप जिसके लिए भी काम कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? के लिए, यानी कि संप्रदान के लिए। इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त किया गया है, यानी यहाँ पर जो हम कर्म कारक लेते थे ना, कर्ता ने कर्म को, ये को भी इसमें यूज किया गया है। कहने का मतलब क्या है कि वाक्य में आपको को भी दिख जाएगा कर्म कारक के लिए, लेकिन आपको देखना होगा वहां पे क्या यूज हो रहा है, कर्म के लिए किया जा रहा है या फिर संप्रदान के लिए किया जा रहा है, किंतु उसका अर्थ जो है वो के लिए होता है। कैसे? कि यहां पर आपको को दिख रहा होगा, इसमें कर्म कारक यानी को भी प्रयुक्त हो रहा होगा, लेकिन उसका यूज जो हम कर रहे होंगे वो किसके लिए कर रहे होंगे? के लिए। भाई किसके लिए किया जा रहा है उसके लिए यूज हो रहे होंगे। यहां पे आप इसको लिए इस तरह से बना देना। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। ठीक है, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। तो नेताजी ने में तो क्या हो गया? कर्ता कारक हो गया। किसको बांटे हैं भाई? कंबल गरीबों को बांटे हैं। अच्छा, यहां पे हम इसको कर्म कारक बोल सकते हैं कि नेताजी ने कंबल बांटे, किसको? गरीबों को। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, इस गरीबों को, यानी कर्म कारक हो रहा है, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे, हम ऐसे बोले तो चल सकता है? चल तो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। क्यों? क्योंकि जब हम नेताजी ले और हमारी क्रिया ले और उसके साथ प्रश्न करें, प्रश्न करेंगे ऐसे कि नेताजी ने बांटे क्या? भाई बांटे क्या? बांटे कंबल। तो कर्म में ये को तो नहीं होगा ना, दिख तो रहा है को, हम को देख के बोलेंगे अच्छा गरीबों को, इसमें तो कर्ता ने कर्म को यानी कर्म लगा देंगे और हमारा ये कारक गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको खुद को ये जो मैंने प्रश्न के लिए जो पहचान दी है इसको भी आपको यूज करना है। तो अगर इसको यूज करोगे और फिर अगर आप क्वेश्चन करके देखो, आपको यहां से कर्म नहीं मिल रहा होगा। नेताजी ने बांटे क्या? नेताजी ने बांटे कंबल। तो कंबल हो गया हमारा कर्म कारक। तो यहाँ पे तो कोई चीज ही नहीं है, ये होगा हमारा कर्म। तो जिस पे कर्म होगा वही कर्म कारक कहा जाएगा। अब कर्म क्या करा है कि नेताजी ने बांटे क्या? कंबल। किसको भाई? गरीबों को। तो यही कहा जा रहा है कि जिसके लिए क्रिया की जा रही है, यानी जो ये क्रिया की जा रही है वो किसके लिए की जा रही है? कंबल बांटे हैं, वो किसके लिए बांटे हैं? गरीबों के लिए बांटे गए हैं। तो अगर आपको को मिलता है तो एक बार आप प्रश्न करके देखो कि भाई ये वो काम जो किया जा रहा है वो उसके लिए किया जा रहा है क्या, या काम का प्रभाव पड़ रहा है उस पर। यहाँ पे काम का प्रभाव पड़ रहा है कि भाई नेताजी ने बांटे क्या? कंबल। तो यहाँ पे जो भी काम कर रहे हो उसका प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? जो भी काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं वो दिख रहा है। तो यहाँ से गरीबों को, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। तो अगर आपको को मिलता है तो एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर करोगे। यही चीजें आपको दिखेंगी एग्जाम में, ऐसी ही चीजें दिखेंगी जहां पर आप देख के फटाक से लगा दोगे,
सोचोगे नहीं, लेकिन उसका आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, रेखा ने अपने भाई के लिए राखी खरीदी। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है के लिए। रेखा ने, ये हो गया हमारा कर्ता कारक। रेखा ने क्या खरीदी? राखी खरीदी, तो ये कर्म हो गया। किसके लिए खरीदी भाई? अपने भाई के लिए खरीदी। तो किसके लिए, यहाँ पे प्रश्न करोगे किसके लिए, जो काम हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, उसके लिए आप ये प्रश्न करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा संप्रदान कारक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है और ये कितना अलग होता है वो देखते हैं। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। किसी भी चीज से जब आप अलग होते हो उसके लिए आप अपादान यूज करते हो। जब हमने कर्ता की लाइन देखी थी, जब हमने लिस्ट देखी थी, तो हमने क्या देखा था? कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, तो से हमारा करण में भी आया था, ठीक है। करण में भी हमारा क्या आया था? से आया था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि अपादान में भी क्या आता है? से आता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखो। ये से हम किसी चीज के कारण के लिए करते हैं, और ये वाला से क्या होता है? ये से किसी चीज को किसी चीज से अलग करने के लिए बताता है, ठीक है। तो जैसे जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता हो उससे अपादान कारक कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, जैसे मान लो ये पेड़ है, ठीक है। अब इससे पत्ते गिर रहे हैं, तो अब यहां पे अगर मैं बोलूं पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, ऐसा लिख देते हैं, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। ऐसा लिखा हुआ जाता है। तब आपको क्या देखना होगा कि अच्छा यहाँ पे से दे रखा है, तो कहीं ये करण तो नहीं है, कहीं ये अपादान तो नहीं है। तो अपादान हमेशा क्या कर रहा होगा? किसी चीज को किसी चीज से अलग कर रहा होगा। यहां से पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो पेड़ और पत्ते दोनों क्या कर रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो यहां पर बन जाएगा आपका अपादान कारक, और ये से जो क्या है, क्या कहलाएगा? ये कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। तो अलग के सेंस में आपको देखना है कि ये अपादान कारक है, अदरवाइज वो क्या होगा? आपका करण कारक होगा। जैसे उदाहरण देखो, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा हिमालय से निकलती, तो हिमालय, वहां से गंगा बह रही है, तो पहले हिमालय के साथ थी, अब अलग हो रही है, निकल रही है, तो ये हो गया आपका अपादान कारक। नेक्स्ट, डाली से सारी चिड़ियां उड़ गई। अब डाली पे बैठी थी चिड़िया, उड़ गई, पहले डाली पे थी, अब डाली से अलग हो रही है, उड़ के जा रही हैं, तो ये हो गया आपका अपादान कारक। जैसे आप बोलते हो यात्री बस से उतर रहा है, तो बस थी, अब यात्री उतर रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। तो जब भी इस तरह से आपको दिखेगा तो वो कहलाएगा आपका अपादान कारक। और इसके अलावा जो होगा, अगर आपको से दिख रहा होगा तो वो कौन सा होगा? फिर आपका करण कारक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, संबंध, रिलेशन। जब आप किसी चीज का रिलेशन बता रहे हो, किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के बाकी के शब्दों के साथ या क्रिया के साथ अगर आप संबंध बता रहे हो तो वो कहलाता है हमारा संबंध कारक। क्या होती है परिभाषा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दिखाना है। जैसे मनीष ने कबीर की पतंग काट दी। मनीष ने कबीर की पतंग काट दी, तो यहाँ पे मनीष ने किसकी काटी? कबीर की काटी। तो यहां से बन गया आपका, ये कौन सा हो गया? आपका संबंध। क्वेश्चन कैसे करोगे? किसकी, इस तरह से आप प्रश्न करोगे, किसकी काटी। वो अगर आपको प्रश्न दिखता है कि भाई पतंग काटी, किसकी काटी? इसकी काटी। किसका काटा? तो किसका, किसकी, ये सारे आपके वाक्य के अनुसार आप प्रश्न करके देखोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, पापा की किताब मेज पर है। पापा की किताब मेज पर है, तो अब किसकी किताब है भाई? पापा की किताब। पापा की किताब, तो पापा और किताब दोनों के बीच में क्या दिखा रहे हैं? कि। अब मान लो ऐसे लिखा होता पापा किताब मेज पर है, पापा किताब मेज पर है, तो इससे समझ में आएगा क्या? नहीं। हम बोल रहे हैं भाई पापा की किताब मेज पर है, तो पापा और उनकी किताब, उन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं कि जो पापा की किताब है वो कहाँ है? मेज पर है। तो यहां से ये वाला कौन सा कारक हो गया हमारा? ये हो गया हमारा संबंध कारक,
क्लियर। तो कर्ता ने कर्म को कारण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के और की, ये दिख रहा होगा आपको, किसका, किसकी, किसके, ठीक है। ये के से आप किसके भी लिख सकते हो। जैसे आप उदाहरण लिख दोगे, मैंने अपने बाल काट दिए, ठीक है, मैंने अपने बाल काट दिए। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन सा कारक है, तो ऐसे दिखने पे तो आपको पता चलेगा नहीं कि क्या किसके लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे मैंने दिख रहा है तो अच्छा ये कर्ता कारक है, ठीक है। मैंने अपने बाल काट दिए, मैंने क्या काट दिए भाई, मैंने बाल काट दिए, तो यहाँ से आपका कर्म दिख जाएगा। किसके बाल काट दिए भाई, अपने बाल काट दिए, तो यहाँ से आपका अपने बाल, ये क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक हो जाएगा। तो आपको वहाँ पे रेखांकित किया हुआ वाक्य मिलेगा, आप उससे देख लोगे कि अच्छा क्वेश्चन देखोगे, पहले तो विभक्ति देखना, सबसे पहली चीज तो विभक्ति देखना। अगर आपको विभक्ति दिख रही है तो आप इजीली समझ जाओगे कि अच्छा इसमें ये वाला कारक है। नहीं मिलती अगर आपको विभक्ति रेखांकित किए हुए पद में, तब आप क्या करोगे, तब आप ये जो क्वेश्चन जो मैं लिखती हूँ कि किसका, किसके, किसकी, इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करके देखोगे, उससे अगर आपका प्रश्न निकलता है फिर आप उसके दिखा देंगे कि अच्छा हाँ ये इसमें ये वाला अर्थ दिख रहा है, अच्छा संबंध में संबंध दिख रहा है, अच्छा करण में हमको से के द्वारा दिख रहा है कि कौन सा किसके द्वारा किया जा रहा है, अपादान में अच्छा अलग होने वाली बात दिख रही है। तो वहां पर फिर आप अर्थ के आधार पर देखोगे कि अच्छा क्वेश्चन करने पर कैसे निकल रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अधिकरण। अधिकरण क्या होता है, जो भी आप क्रिया कर रहे हो उसका आधार, उसका बेस, वो कहलाता है हमारा अधिकरण। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। आधार मीन्स बेस, कि जो क्रिया कर रहे हैं उसके आधार पर। इसकी मुख्य पहचान होती है में या फिर पर। जैसे अभी भी हमने देखा था, पिताजी की किताब मेज पर है, ठीक है। तो पिताजी की किताब कहाँ रखी हुई है, क्रिया का मेन आधार क्या है कि वो मेज पर है। तो ये पर जो दिख रहा है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारा अधिकरण कारक कहलाता है कि जो क्रिया का आधार है वो मेन है क्या, ठीक है। तो इसमें क्रिया के आधार पे बात की जाती है। पहचान कैसे करोगे, आपको या तो में मिलेगा या फिर पर मिलेगा। उदाहरण देखते हैं, यह पुस्तक मेज पर रख दो। भाई कहाँ रख दो, मेज पर रख दो। तो यहां क्वेश्चन कैसे करोगे, कहाँ, कहाँ पर या फिर किस पर। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करो, इस तरह से क्वेश्चन करके आप लिखोगे तो आराम से आप अपना आंसर फाइंड कर लोगे कि ये पुस्तक कहाँ पर रख दो, मेज पर रख दो। यानी रखने का आधार क्या है, बेस क्या है, जो क्रिया किस बेस पे चल रही है उसकी बात कर रहे हैं कि भाई रखना कहाँ है, मेज पर रखना है। नेक्स्ट, दादाजी कमरे में सो रहे हैं। दादाजी कमरे में सो रहे हैं, भाई दादाजी कहाँ पर सो रहे हैं, दादाजी कमरे में सो रहे हैं। या दादाजी कहाँ सो रहे हैं, दादाजी कमरे में सो रहे हैं। तो सोने का बेस क्या है, कहाँ सो रहे हैं, वो कमरे में सो रहे हैं। तो ये होता है अधिकरण। तो क्वेश्चन कहाँ या किससे से अगर देखोगे, कहाँ पर या किस पर, यानी जो भी काम हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है या किस पर हो रहा है। भाई आप कोई चीज़ किसी पर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर भी आप क्या बताओगे, अधिकरण। क्योंकि जो आप क्रिया कर रहे हो वो किसके ऊपर कर रहे हो, मतलब कौन सा बेस है उसका, क्रिया का मेन आधार क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कि भाई जैसे यहाँ पे देखो सो रहे हैं, तो भाई कहाँ पर सो रहे हैं, वो बात है कि क्रिया एक्चुअल में हो कहाँ रही है, वो जगह, ठीक है। बात ध्यान रखना, जगह, कि जहाँ पर वो हो रही है, जिस जगह पर हो रही है उसके लिए आप किसको यूज करते हो, अधिकरण को, ठीक है। अधिकरण के बाद लास्ट आता है आपका संबोधन। संबोधन नाम से ही पता है, किसी को संबोधित करते हैं, अरे सुन, अरे राजू सुन, राजू सुन, इधर आ, अरे इधर आ, ये ऐसे बोलते हैं ना हम। ये सारी चीजें क्या है, ये सारे ही हमारे संबोधन है कि हम इस तरह से होते हैं, अरे सुनो,
ऐसे बोलते हैं। ये सभी चीजें हमारी क्या हैं, ये हम किसी को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं। तो जब संबोधित करते हैं तो उसके लिए संबोधन कारक होता है। इसके लिए कोई क्या नहीं होती है, कोई क्वेश्चन करके आप पहचान नहीं कर सकते हो। परिभाषा देखते हैं, संज्ञा या जिस रूप से, यहाँ पे सर्वनाम भी डाल देना, संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है। सावधान यानी अरे तेरे यहाँ पे पत्थर है, तो ये क्या है, अरे बोल के आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा सावधान कर रहे हो। तो सावधान करने के लिए या कुछ काम कर रहे होते हैं तो बोलते हैं ना, किसी ने ऐसे टल्ला मार दिया, मान लो आप ऐसे चाय डाल रहे हो और किसी ने ऐसे थोड़ा सा टल्ला मार दिया, अरे, तो ये क्या है, सावधान, कि संभाल के यार गिर न जाए। तो ये इस तरह से अगर आप किसी को सावधान कर रहे हो या किसी को संबोधित करते हो, वहां पर हम संबोधन कारक को लेते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे देखा, हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हे प्रभु उनकी रक्षा करना। तो इस तरह से आप किसको संबोधित कर रहे हो, प्रभु जी को संबोधित करते हो कि हे प्रभु उनकी रक्षा करना या हमारी रक्षा करना। ये वाला क्या कहलाते हैं, हमारे संबोधन कारक। ऐसे वाले भी आते हैं आपके वाक्य में कि ये क्या होते हैं, तो ये संबोधन होते हैं। इनके लिए कोई आप क्वेश्चन नहीं करोगे कि आपको इसको फाइंड करना है या क्या, ये आपको वैसे ही दिख जाएंगे, अच्छा ये संबोधित करते हैं। और आपको वैसे भी यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह मिल जाएगा। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, अरे तुमने तो कमाल कर दिया। तो यहाँ पे आप किसी को, सामने वाले को एकदम से आश्चर्य के साथ भी बोल रहे हो कि अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो अरे वाह आपका विस्मय आदि वाला आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अरे, अब यहाँ पे किसी का नाम भी आ सकता है, राम, ये करके भी अगर आप लिखोगे तो भी वो आपके लिए क्या कहलाएगा, संबोधन कहलाएगा। अगर ऐसे राम जरा यहाँ आना, तो ये जो राम आ जाएगा वो राम भी आपके लिए क्या होगा, एक संबोधन कारक होगा कि यहाँ पे अभी आप क्या कर रहे हो, किसी को संबोधित कर रहे हो। इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, तब आप क्या देखोगे, आपको मिलेगा इस तरह से वाक्य। आप देखेंगे अच्छा इसमें क्या है, अच्छा इसमें अरे दे रखा है, ओके अरे किसी को संबोधित करने के लिए है, तो आप यहाँ पे संबोधन कारक लिख देंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे आज के सारे कारक। तो सबसे पहले हमने कर्ता कारक देखा, जिसमें आपकी विभक्ति क्या होगी, ने। आपको लिस्ट अच्छे से याद रखनी है, तभी आप अच्छे से कर पाओगे, वरना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही रहेगा। कर्ता ने कर्म को, मतलब कर्म को यानी काम जो है वो कहाँ भाई किससे हुआ है या क्या किसने किया है, उसके लिए होता है कर्म को करण से द्वारा, यानी किसके द्वारा किया गया है, वो साधन क्या यूज किया गया है, उसके लिए यूज करते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए, किसके लिए किया गया है, अपादान से, मतलब अलग होने के लिए बात होगी। संबंध का के की अधिकरण, यानी जिसमें आधार होगा, में पर, उसके बाद संबोधन आता है जिसमें आप किसी को संबोधित करते हो। अब यहाँ पे पीछे चलते हैं एक बार फिर से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन जैसे ये मिल जाता है, अभी हमने देखा था पापा की किताब मेज पर है। ठीक है, आपको मिलेगा कैसे, सबसे पहले देखना होगा, पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ प्रस्तुत वाक्य में, जैसे अब यहाँ पे आपके लिए ये वाला वाक्य कर देंगे, प्रस्तुत वाक्य में, रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है, तो कौन सा कारक है, पापा की किताब है, तो पापा की किताब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिस्ट में देखो कि आपका विभक्ति चिन्ह वाला आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है, संबंध का के की, संबंध का के की। अच्छा ये यहाँ पे क्या लिख देंगे कि कौन सा कारक है, इसमें संबंध कारक है। नेक्स्ट आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें काल कौन सा है, तो काल तो आप कैसे फाइंड करोगे, उसमें तो आपको रेखांकित के वाले का काम नहीं है, आपको सीधा यहाँ से देखना है कि है दे रखा है तो कौन सा हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। वर्तमान में भी कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बात की जा रही है, तो सामान्य वर्तमान काल लिख देंगे। अच्छा, बात की जा रही हो अगर यहाँ पे वाच्य पहचानने की, तो वाच्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वाच्य में जिसमें काम का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा हो वो क्या कहलाता है, हमारा कृतवाच्य। जिसमें कर्म पर पड़ रहा हो वो हमारा कर्म कहलाएगा। कर्म के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा कर्म में द्वारा या से द्वारा ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा। तो अब इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो भाववाच्य तो होगा ही नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि वहां पर इस तरह से आपको दिखता होगा, या तो नेगेटिव होगा, पहले तो 90% नेगेटिव ही होता है, लेकिन उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, मुझसे नहीं उठा जाता, पुल्लिंग होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दे रखा है।
तो ठीक है, ये भी नहीं, मतलब भाववाच्य तो होगा नहीं। अब यहाँ पे या तो कर्ता होगा या कर्म होगा, या तो कृतवाच्य होगा या फिर कर्मवाच्य होगा। तो पापा की किताब मेज पर है, यहाँ पर ऐसे नहीं बोल रहा है पापा के द्वारा किताब मेज पर रखी गई है, इस तरह से नहीं है, तो यहाँ से ये कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे था कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, कहाँ से हम क्वेश्चन करते तो वो क्या होता है हमारा लास्ट वाला जो हम देखते हैं अधिकरण में पर। तो कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, मैदान में खेल रहे हैं, तो यहां से बन जाएगा ये अधिकरण कारक। उसके बाद बात की जाती है इसमें कौन सा काल है, तो खेल रहे हैं मतलब अभी तक खेल रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण। अपूर्ण में भी कौन सा होगा, अपूर्ण में होगा हमारा ये है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें बच्चे दे रखा है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, सिंपल है, ऐसे नहीं बोला है बच्चों द्वारा मैदान में खेला जा रहा है, ऐसा नहीं दिखा है, सिर्फ बोल रहे हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ से बच्चे इंपॉर्टेंट है, तो हम फिर से क्या लगा देंगे, कृतवाच्य लगा देंगे कि इसमें कृतवाच्य है। तो ऐसे आपको एक वाक्य दिया जाएगा और उसका आपको 3 चीजें पूछी जाएंगी और तीनों के लिए 1-1 मार्क्स डिसाइड होगा। तो आपको इस तरह से तीनों की प्रैक्टिस करनी है, तीनों में देखना है कौन सा काल है, कौन सा कारक है, कौन सा वाच्य है, और ऐसे बहुत सारे जितने भी अगर आपको उदाहरण दिखते हैं तीनों में ये चीजें फाइंड करना सीखो कि अच्छा इसमें कौन सा होगा, अच्छा इसमें कौन सा कारक होगा, अच्छा इसमें कौन सा वाच्य होगा, अच्छा इसमें कौन सी काल होगी। तो इस तरह से आप फाइंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास इतनी है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, काफ़ी बच्चे अनेकार्थी शब्द कह रहे हैं, या तो हम शब्दों की सीरीज ले लेंगे जिसमें हम अनेकार्थी कर सकते हैं, पर्यायवाची शब्द कर सकते हैं, विलोम शब्द कर सकते हैं, लिंग कर सकते हैं, या फिर जो हम शब्द विचार होता है उसको पहले ले लेंगे, क्योंकि शब्द विचार में आपके तत्सम, तद्भव, विदेशी, देशज, ये सारे शब्दों के प्रकार आते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पहले हम शब्द कर लेंगे, उसके बाद फिर ये सारे जितने भी शब्दों की सीरीज है वो सारे कर लेंगे, मुहावरे, लोकोक्ति है वो करेंगे। जून तक हो जाएगा, मतलब जून से पहले ही हो जाना चाहिए क्योंकि अभी हमारे पत्र भी हैं, वो सारी चीज़ें हमको सीखने हैं, पत्र किस तरह से लिखा जाता है, विज्ञापन किस तरह से लिखते हैं, इन सबको करने के बाद जून तक ये कंप्लीट हो जाएगा। 1 जुलाई से हम स्टार्ट कर देंगे हमारा लिटरेचर पार्ट, और सबसे पहले हम यूपी स्टार्ट करने वाले हैं, तो यूपी के स्टेट की जितनी भी लिटरेचर है उनको स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।